नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को IS कोड्स के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में बताऊंगा। यद्यपि यह चैप्टर आपको किसी भी वर्ष के पाठ्यक्रम में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसको जान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे सिविल निर्माण कार्य किए जाते हैं। ये जो भी स्टैंडर्ड मानक हैं वो इन्हीं कोड्स में दिए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं IS 962 जो बनाया गया था 1989 में, और जिसका रिसेंट रिवीजन है वो सन 2001 में हुआ है। यह कोड किस बात पे किन चीज़ों पे बात करता है? यह आर्किटेक्चरल और बिल्डिंग ड्राइंग्स के बारे में बात करता है, चर्चा करता है। अब चूँकि ड्राफ्टमैन सिविल का ये हम लोग ड्राफ्टमैन सिविल के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इस कोड के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। ये 14-15 पन्नों का कोड है, बहुत पतला सा है, छोटा सा है। मैं आप सभी से कहूँगा कि इसको अपने फ़ोन में भी आप ओपन कर सकते हैं। गूगल में सीधे लिखिए IS 962 2001 या IS 962 1989। आप इसको जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। पहले तो ये कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये सारे के सारे कोड्स ऑनलाइन हमारे पास उपलब्ध है, मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको इस कोड के बारे में ज़रूर देखना चाहिए, जानना चाहिए इसके बारे में, इसको पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी किताब में लिखी होती हैं या फिर जो कहीं भी बताई जाती हैं, उसका जो प्राथमिक सोर्स है या कह लीजिए जो मूल स्रोत है, वो यही कोड्स होते हैं। तो आज हम इसके बारे में IS 962 के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, बाकी कोड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस रीति संहिता में, इस कोड ऑफ प्रैक्टिस में किन बातों पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले तो इसमें बात की जाती है कि साइज़ और लेआउट। साइज़ मतलब पेपर का साइज़, और पेपर पे ड्राइंग किस फॉर्म में बनाया जाएगा। उसके बाद फोल्डिंग ऑफ प्रिंट, यानी कि जो भी ड्राइंग हम बना लेते हैं उसको हम प्रिंट करते हैं, तो वो प्रिंट किस तरह फोल्ड किया जाएगा, किस रूप में फोल्ड किया जाएगा, इसके लिए भी एक पृथक कोड है जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। स्केल यानी मापनी, हम किस आधार पर निर्धारण करेंगे, किस आधार पर निर्धारित करते हैं, उसके बारे में इस कोड में दिया गया है। प्रोजेक्शंस यानी प्रक्षेप के बारे में दिया गया है। लाइन, कौन सी लाइन किस तरह की होती है, किस कार्य को किस तरह की लाइन से दिखाया जाता है, इसके बारे में भी ये कोड बात करता है। लेटरिंग और डायमेंशनिंग, मतलब आप अपने जो ड्राइंग शीट है उस पर किस तरह से आप अक्षरांकन करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ लिखनी होती है किस रूप में लिखते हैं। डायमेंशनिंग यानी कि किसी भी एज का लेंथ या विड्थ या हाइट किस तरह दर्शाते हैं, एरो कैसी होती हैं, वो सारा का सारा लिखा होता है। और ग्राफिकल सिंबल और एब्रीविएशन, मतलब जो भी कूट शब्द हैं या फिर कह लीजिए जो चित्र से प्रदर्शित करने वाली चीज़ें हैं, कि जैसे दीवार को किस तरह से दिखाया जाएगा, कंक्रीट को कैसे दिखाया जाएगा, कौन से सिंबल्स है जिनका इस्तेमाल करके उन चीज़ों को दर्शाया जाएगा, मेसनरी वॉल अगर है तो उसको कैसे दर्शाया जाएगा, तो वो सारा का सारा इस कोड में विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें IS 962 के बारे में, तो इसमें साइज़ जो पेपर की दी हुई है वो देखिए A0, A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, और इसमें एकदम स्पेसिफिक है, साइज़ लिखा हुआ है कि जो हमारा A1 होगा, A0 पेपर होगा, ट्रिम साइज अगर है तो 841 × 1189 mm उसका साइज़ होगा। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि A0 पेपर ये है, तो अगर ये साइज़ जो है ये 841 है, तो ये आपका 1189 mm में होगा। अब देखिए, इसको याद करना आसान है। अगर आपने A0 याद कर लिया है तो बाकी डायमेंशनिंग आप बाकी साइजेस खुद समझ सकते हैं। देखिए, जो A1 पेपर होगा, A1 का जो लेंथ होगा वो 841 होगा, जो विड्थ होगी A1 की यानी कि ये वो 1189 का हाफ होगा, जो लगभग 541 आता है, 541 आपको मिल जाएगा। अब देखिए, जब A1 पेपर का साइज़ आपको पता चल गया है कि इसका जो लेंथ है वो 841 है, विड्थ है 594, सॉरी ये गलत हो गया था,
जो विड्थ है वो 594 है। तो अगर आप A2 का साइज़ पता करना चाहेंगे तो देखिए A2 का जो विड्थ है वो A1 के लेंथ का हाफ होगा, यानी कि A1 का लेंथ कितना था 841 था, तो इसका हाफ लगभग आएगा आपका 420 420 mm। और ये लेंथ क्या होगी, लेंथ जो होगी A2 साइज़ के पेपर की वो A1 के विड्थ के बराबर होगी, यानी कि 594 mm। अब देखिए अगर आप A3 पेपर की बात करेंगे तो A3 पेपर का जो विड्थ होगा वो A2 पेपर के लेंथ का हाफ होगा, यानी कि इसका 594 का जो हाफ होगा वो आपको मिल जाता है 297 mm में। और जो इसका A1 का A3 पेपर का जो लेंथ होगा वो A2 के विड्थ के बराबर होगा। तो A2 का विड्थ आपके पास कितना है 420 mm, यानी ये हो गया आपका 420 mm। अब देखिए इसी तरीके जब आप A4 साइज़ के पेपर की बात करेंगे तो A4 का जो विड्थ होगा 420 का हाफ होगा, यानी कि ये हो जाएगा 210 हो जाएगा mm, और जो इसका लेंथ होगा वो आपका होगा 297। तो याद रखना आसान है, लेकिन हमें ये सारे डायमेंशंस कहाँ से पता है, ये सारा जो साइजेज़ है हमें कैसे पता है, ये आपको सीधे सीधे IS 962 में लिखा हुआ है, बताया गया है। अब IS 10711 में लिखा हुआ है कि हमारे पेपर का लेआउट कैसा होना चाहिए, यानी कि जो ड्राइंग हम बनाने जा रहे हैं अपने पेपर पे उसमें किस तरह से ड्राइंग बनाई जानी चाहिए, किस जगह पे बनाई जानी चाहिए। देखिए इसमें फ्रेम के लिए जगह है, फिर इसमें ग्रिड्स बांटे गए हैं, ऊपर से ग्रिड बांटा गया 1 2 3 4 5 और ABCD डाउनवर्ड साइज़ में है। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टाइटल ब्लॉक की, यानी कि राइट बॉटम कॉर्नर पे टाइटल ब्लॉक के बारे में टाइटल ब्लॉक के लिए जगह है, और ये जो सेगमेंट है यहाँ पे टेक्स्ट लिखे जाएंगे, लेकिन कौन कौन से टेक्स्ट लिखे जाएंगे उसके लिए भी जगह है। ड्राइंग के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा जाएगा, इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखा जाएगा, रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया वो लिखा जाएगा, लोकेशन के बारे में चर्चा होगी, कुछ टेबल होंगे उनके बारे में चर्चा होगी। तो ये सारी जगह रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल की गई है। सारे स्टैंडर्ड ड्राइंग में आपको यही प्रक्रिया अपनाते हुए आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये IS 10711 में स्पष्ट रूप से ये चित्र के माध्यम से समझाया गया है, बताया गया है। अब जो ये स्पेस पूरा है यहाँ पर आप अपनी ड्राइंग बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ISO, यह भी एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड ही है, मानक है। ISO 7200 में टाइटल ब्लॉक के साइज़ के बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। जैसे टाइटल ब्लॉक का जो साइज़ है, विड्थ है, वो 185 mm होना चाहिए, जो पूरा हाइट है वो 65 mm होना चाहिए। इसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए वो भी स्पष्ट वर्णित है। किसका विड्थ कितना mm 9 mm होना चाहिए, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर और ड्राइंग नंबर में 10 mm का होना चाहिए। इसका विड्थ कितना होना चाहिए, स्केल के बारे में कहाँ जगह है, तो सारी चीज़ें ये किस में लिखी हुई हैं, ISO 7200 में स्पष्ट वर्णित है सारी बातें। अब बात कर लेते हैं स्केल की। स्केल देखिए IS 962 में, जिसका रिवीजन है 2001 में, उसमें लिखा हुआ है कि स्केल कैसे होना चाहिए। ये मैंने एग्जैक्टली फ़ोटो लिया हुआ है IS कोड से 962 से, जिसमें टेबल नंबर 4, बहुत सारे टेबल हैं, मैं बस छोटा सा उदाहरण उसका दे रहा हूँ। आप जब पूरे कोड को पढ़ेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसको देखना चाहिए। और ये हार्डली 14-15 पन्नों के ही कोड है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पन्नों के कोड हैं, तो आप एक बारी में आसानी से इसको देख सकते हैं। तो जो टेबल नंबर 4 है उसमें एक लिखा हुआ रिकमेंडेड स्केल। अगर इन लार्ज स्केल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50:1, 20:2 या 10:1 इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल स्केल है, फुल स्केल का मतलब होता है कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी ड्राइंग बनेगी, तो स्केल लिया जाएगा 1:1। अगर रिडक्शन स्केल, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है और आपका पेपर पे उसको ड्रॉ करना है, तो आपको रिडक्शन स्केल इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए अमूमन हम 1:2, 1:5, 1:10, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देना है, कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, तो उसका अगर पूरा प्लान आपको बनाना है तो 1:10,000 स्केल भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, ये आपका लिखा हुआ IS 962 2001 में, ये IS कोड, इस IS कोड में
इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। अब उसी IS 962 में जो 2001 में रिवीजन है उसमें ये बताया है कि पेपर को आप कैसे फोल्ड करेंगे, यानी कि जो ड्राइंग आपने सॉफ्टवेयर पे बना ली या फिर ड्राफ्टिंग टेबल पे बना ली, उस पेपर को या उस ड्राइंग को, उस ड्राइंग शीट को आप किस तरह फोल्ड करेंगे, इसके बारे में भी विस्तार से इस कोड में लिखा हुआ है और चित्र के माध्यम से समझाया है। वहीं से मैंने ये चित्र लिया हुआ है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे बोर्ड पर दिख रहा है। देखिए ये A0 साइज़ का पेपर है, सबसे बड़ा पेपर है। इसको कैसे आप फोल्ड करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसमें मार्किंग की जाएगी। आप देखिए पहला फोल्ड यहाँ से करेंगे और यह फोल्ड कैसे होगा, नीचे की तरफ। जैसे ये पेपर था तो जो पहला फोल्ड है वो ऐसे होगा, मतलब ये इस तरीके से फोल्ड है, आप देख पा रहे हैं इस चित्र से, ये नीचे और ये ऊपर। और जो दूसरा फोल्ड है ये वाला फोल्ड होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब ये कोरोगेटेड फोल्ड हो रहा है। मतलब एक बार यहाँ एक बार नीचे पहला फोल्ड हुआ, दूसरा फोल्ड यहाँ ऊपर की तरफ, ये पहला फोल्ड, फर्स्ट फोल्ड, दूसरा फोल्ड, और फिर ऐसे ये थर्ड फोल्ड आ जाएगा, फोर्थ फोल्ड। अब आप शायद इस चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि फोल्ड कैसे हो रहा है। देखिए पहला फोल्ड यहाँ था, दूसरा फोल्ड यहाँ, तीसरा यहाँ, और फिर फोर्थ फोल्ड यहाँ पर है, पांचवा फोल्ड यहाँ और छठवां फोल्ड यहाँ पर है। अब ध्यान ये रखना है कि टाइटल ब्लॉक फोल्ड आप कैसे भी करें, टाइटल ब्लॉक कैसे भी नहीं कर सकते हैं, सॉरी, आप इसी प्रक्रिया से करेंगे। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि जो टाइटल ब्लॉक है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। देखिए आप जब फोल्ड कर लेंगे तो ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा, तो ये पेपर कैसे हो गया। अब जब आप इसको फोल्ड कर लेंगे तो ये लंबाई में दिखेगा, मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पर आपको टाइटल ब्लॉक दिख रहा होगा। अब इसको इतना बड़ा स्टोरेज का जगह होता नहीं है तो आप इसको फिर से फोल्ड करेंगे। देखिए अब आप वर्टिकल फोल्ड करेंगे, यहाँ ये जो पहला फोल्ड है वो नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और जो दूसरा फोल्ड है वो ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो जब ये चित्र आपके सामने, जब ये पेपर आएगा आपके सामने, देखिए पहला फोल्ड आपने नीचे की तरफ किया है और दूसरा फोल्ड जो यहाँ पर है उसको ऊपर की तरफ किया है, और जो यहाँ पे टाइटल ब्लॉक पे है वो स्ट्रेट है। तो अब आपको जब ये फोल्ड होने के बाद ये पेपर कैसे दिखेगा, आपको सिर्फ इस तरीके से नज़र आएगा जहाँ पर ये टाइटल ब्लॉक लगा होगा। टाइटल ब्लॉक ऊपर की तरफ आपको नज़र आएगा। अब ऐसा हम करते क्यों हैं, क्योंकि ड्राइंग हमारे पास ढेर सारी है। अब हर ड्राइंग को हम खोल करके तो देखेंगे नहीं कि इसमें क्या है, क्योंकि वो समय जाएगा और वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि बार बार खोलने से ड्राइंग ख़राब भी हो सकती है। सिर्फ हम टाइटल ब्लॉक पढ़ेंगे, उसके बारे में सारी जानकारी लिखी होगी, जो हमें ड्राइंग ओपन करनी है उसको खोलेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। वहीं अगर देखिए A1 साइज़ का पेपर है तो यहाँ पे 4 फोल्ड में ही इसको फोल्ड करके स्टोर कर लेते हैं। तो ये अब आप समझ पा रहे होंगे इन कोड की गंभीरता कितनी है कि यहाँ पर IS 962 में ड्राइंग को किस तरह फोल्ड करना है इसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। अब IS 962 में लाइन के बारे में भी जिक्र है, हालांकि ये थोड़ा छोटा चित्र आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूअस लाइन है तो वो एक सिंगल कॉन्टिन्यूअस लाइन है, तो उसका मतलब है कि विजिबल एजेस, ऐसे कोनों को दर्शा रहा होगा जो आपको नज़र आ रहे होंगे आँख से। जैसे अगर कोई मान लीजिए ये कोई भी डायग्राम हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने ये कोई प्लान बनाया किसी भी घर का, एक उदाहरण लिया हमने कि एक्सकेवेशन प्लान हमने बनाया, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस लाइन से हमने बनाया है इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको नेकेड आई से देखें, नंगी आँख से देखें, तो ये हमें एजेस दिख रहे हैं, मतलब ये किनारे हमें दिख रहे हैं। जब हमें किनारे नज़र आएंगे तो हम उसको एक कॉन्टिन्यूअस लाइन से बनाएंगे। वहीं अगर डॉटेड लाइन है, जैसे ये वाली लाइन, जो लाइन का नाम E है, वो अगर उसको देखेंगे तो ये हिडन एजेस को दर्शाता है। जैसे अगर कोई ऐसा एज है जो हिडन है, जैसे मान लिया कि अगर कोई हमारे पास इस तरीके का ऑब्जेक्ट था, तो अगर हम इधर से देखेंगे तो इसका जो प्रक्षेप बनेगा, अगर मान लीजिए इसमें विड्थ है कुछ इस तरीके से, इस तरह से विड्थ है, अगर आप इधर से प्रक्षेप देखेंगे
तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये लाइन आपको नज़र आएगी, ये 3 लाइनें इस तरह से नज़र आएंगी। कॉन्टिन्यूस लाइन का मतलब क्या है कि ये एजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप इधर से इसका प्रक्षेप बनाएंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन ये वाली एज जो है वास्तविकता में तो है, लेकिन वो विजिबल में नहीं है, तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो कुल कहने का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूस लाइन जो विजिबल एजेस के लिए होती है और हिडन लाइन आपके पास कुछ ऐसे एजेस के लिए होती है जो हैं लेकिन वो आपको दिख नहीं रहे हैं। अब चेन थिक, अगर इस तरीके से बीच में डॉटेड लाइन है तो चेन थिक लाइन है। चेन थिन लाइन आपके पास डबल डॉट के साथ और एक डैश के साथ है, ये इसका डेजिग्नेशन एच है। और यहाँ पर अगर जिगजैग लाइन है, इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूटी में है, जैसे कोई भी मेंबर है वो कॉन्टिन्यूटी में है। जैसे मान लीजिए हमने ये कॉलम बनाया, ये कॉलम अभी और ऊपर तक है तो हमने यहाँ पर जिगजैग लाइन बना दी। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि कॉलम की हाइट अभी और भी ज़्यादा ऊपर तक है, बट हमने ड्राइंग में रेफरेंस के लिए उतना ही इस्तेमाल किया है। ये सारी बातें आपको IS 962 में स्पष्ट रूप से दी गई हैं चित्र के माध्यम से। वहीं IS 962 में कलरिंग, कोई भी प्लान है उसमें कलर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी है। जैसे अगर डाई लाइन प्रिंट है या ब्लू प्रिंट है, डाई लाइन प्रिंट में जो एग्जिस्टिंग वर्क है, जो पहले से काम किया हुआ है, जैसे हम कोई ड्राइंग बनाते हैं जिसमें कुछ सेगमेंट पहले से बना हुआ है, कुछ हम फिर से निर्माण करने वाले हैं, तो जो पहले से बना हुआ है उसको ब्लैक से दिखाते हैं। अगर प्रपोज्ड वर्क यानी कि जो उसमें और काम करना है, जो हमें मॉडिफिकेशन करना है, जैसे हमने एक मंजिल घर बना लिया है, उसमें एक मंजिल और बनाना है, एक स्टोरी और बनाना है, तो जो और बनाना है वो प्रपोज्ड वर्क में आएगा, तो प्रपोज्ड वर्क को हम लाल रंग से दिखाते हैं। जैसे ड्रेनेज और सीवरेज वर्क जो है वो रेड डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। वाटर सप्लाई वर्क यानी पानी का जो सप्लाई होता है वो ब्लैक डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। उसी तरीके से ओपन स्पेसेस होता है, उसको ओपन स्पेसेस को हम मतलब कोई भी उसका लाइन से कुछ वो बनाते नहीं, वो खाली दिख जाता है। उसके बाद परमिशबल बिल्डिंग लाइंस जो है वो थिक डॉटेड ब्लैक लाइन होती है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रीट है, मतलब जो पहले से गलियां हैं, उनको ग्रीन से दिखाते हैं। जो फ्यूचर में प्लान की जाने वाली हैं उनको हम ग्रीन डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि IS 962 कितना डिटेल में आपको ड्राइंग के बारे में बता रहा है कि आपको ड्राइंग बनाते समय किन कलर्स का इस्तेमाल करना है, किस तरीके के पेपर्स का इस्तेमाल करना है, स्केल कौन सी लेनी है, सारे बातों पे विस्तृत चर्चा की गई है। अब बात कर लेते हैं आखिरी में कुछ सिंबल्स की। सिंबल्स हालांकि इस कोड में ढेर सारे दिए हुए हैं, मैंने सारे यहाँ पे नहीं लिए, कुछ लिए हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। IS 962 में ही दिया गया है कि अगर आप ईंट वाली दीवार को दिखाएंगे तो इस चित्र से दिखाएंगे। इस तरीके का अगर चित्र आपको ड्राइंग शीट पे कहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि वो ब्रिक वॉल है या ईंट है। ये आपको समझना होगा, ये अंतिम सत्य है, जो इस कोड में लिखा है वही अंतिम सत्य है, वही सर्वमान्य है हिंदुस्तान के अंदर कम से कम। देखिए अगर कहीं पे कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है तो वो इस तरीके से दिखेगा। इसको मैं फिर से बना देता हूँ ताकि एक उदाहरण आपको दिख जाए बड़ा सा। देखिए कंक्रीट के लिए सबसे पहले हम इसमें इस तरीके से एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट दिखाते हैं, फिर इसके बाद डॉटेड दिखा लेते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया जिसमें एग्रीगेट है। तो ये चित्र आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पार्टीशन ब्लॉक्स जो हैं इस तरह दिखाए जाते हैं। वुड यानी कि लकड़ियाँ जितनी होती हैं उनमें उनका चित्र ऐसे इस प्रकार दिखाया जाता है। अर्थवर्क का डायग्राम ऐसे होता है। प्लास्टरिंग के लिए कंक्रीट की तरह ही डायग्राम होता है, बट उसमें एग्रीगेट को नहीं दर्शाया जाता। ग्लास है तो वो इस तरीके के चित्र के माध्यम से दिखाया जाएगा। अगर मेटल सेक्शन है यानी कि इस्पात के कोई मेंबर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनके लिए ऐसे सिंबल इस्तेमाल किए जाएंगे। और कलर्स कैसा होगा, यहाँ पे सामने कलर्स भी लिखे हुए हैं कि कलर डायग्राम बनाते समय आप किस तरीके के कलर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्लोर का डेजिग्नेशन। जो IS 962 2001 है उसमें ही बताया गया है कि फ्लोर का नाम कैसे रखा जाएगा। मैं इतना डिटेल में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको कोड की गंभीरता के बारे में अंदाज़ा लगे। जो IS कोड्स है उसमें एक एक सूक्ष्म बातों पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर होता है, देखिए यहाँ से बिल्डिंग बनना शुरू हुई, ये सरफेस है,
ये पहला छत है। तो फर्स्ट फ्लोर कौन सा होता है? जो छत, पहले वाली छत के ऊपर जो सतह होती है उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। इसीलिए जो प्लिंथ लेवल पे हमारा सरफेस होता है उसको ग्राउंड फ्लोर जनरली हम बोल देते हैं। इस तरीके से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और टॉप फ्लोर या सिक्स फ्लोर जैसे हम कह लेते हैं। तो ये सारे डेजिग्नेशन भी आईएस कोड में ही दिए गए हैं। चूँकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त नज़दीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आईएस कोड नंबर 1 में हिंदुस्तान का इंडियन नेशनल फ्लैग किस तरह का होना चाहिए इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी हुई है। तो हमारे यहाँ जो भी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो सारी की सारी बातें, आज हम 13 तारीख को इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया जब भी कभी आप देखें इसको तो आईएस कोड नंबर 1 ज़रूर देखें जो इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में है। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके के टेक्सचर्ड कपड़े का इस्तेमाल करना है, कलर कोड क्या होता है, सारी चीज़ें। तो कोड की गंभीरता को आप समझिए और आप इसमें देख पा रहे हैं कि स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो अगर एक मंजिला मकान है तो 0, अगर ऊपर जाते हैं तब फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, और इस तरीके से स्टोरी के बारे में जानकारी दी जाती है। कुछ और सिंबल्स हैं, जैसे अगर सिंगल लीफ स्विंग डोर है तो इस तरीके से दिखाया जाएगा। ये ऊपर विंडोज़ के डायग्राम हैं, शॉर्ट में है। अगर आप डबल लीफ स्विंग डोर है तो इस तरह से रिवॉल्विंग डोर का डायग्राम इस तरह दिखाया जाता है। रोलिंग शटर का जो डायग्राम होता है वो आपको इस चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं IS 456/2000। ये रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में जानकारी देता है। इसमें आर्चेस, ब्रिजेस, चिमनी, ब्लास्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर यानी कि वाटर टैंक वगैरह या फिर सेप्टिक टैंक के लिए हालांकि अलग कोड है, लेकिन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में इस IS 456/2000 में दिया हुआ है। ये थोड़ा बड़ा कोड है, ये आपको 200-250 पन्ने का कोड मिलेगा, लेकिन इसमें भी जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, रीइंफोर्स्ड या प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। बात करते हैं IS 10-262 के बारे में, 10262 के बारे में। यह कोड है कंक्रीट मिक्स बनाने का, कि जो हम कंक्रीट बनाते हैं जिसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू और पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इन चारों चीज़ों को किस तरह मिलाया जाए, ये IS 10262 में बताया गया है। यह कोड अकेले इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें IS 456, IS 383, 383 और SP 26 जो हैंडबुक है, ये सारे स्टैंडर्ड कोड्स हैं। इनका इस्तेमाल करके ही ये कंक्रीट बनाया जाता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। इस कोड के माध्यम से जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है उनकी टेस्टिंग के बाद ही हम रेसिपी बनाते हैं। IS 383 की चर्चा मैंने की थी, तो यहाँ पे जान लीजिए कि कोर्स ऑफ फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग के बारे में है। यह चित्र जो टेबल नंबर 4 है, फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग के बारे में दिया हुआ है, मैंने वहीं से कॉपी किया ये चित्र। आप देख पा रहे हैं कि ग्रेडिंग जोन अगर 1 है तो उसमें जो सीव है, सीव यानी कि छन्नी होती है, उससे हम एग्रीगेट को छानते हैं। ये अलग अलग साइजेस के सीव है, तो उस पर कितना रिटेन करता है उसके हिसाब से ग्रेडिंग इसकी निर्धारित करते हैं फाइन एग्रीगेट की। तो इसमें फाइन एग्रीगेट यानी लाल बालू और गिट्टी के बारे में जानकारी है। IS 269/2013 ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में जानकारी दी हुई है कि पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या होना चाहिए। देखिए केमिकल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का क्या है, इस रेशियो सारे दिए हुए हैं यहाँ पर। ये कोड में सीधे कोड से ही लिया हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम IS 269 की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं 1489 के बारे में तो वो पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, पोजोलोना यहाँ पे फ्लाई ऐश इस्तेमाल हो रहा है। फ्लाई ऐश क्या होता है? ये थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले जो कोयले के बाद राख होती है, वही हमारा फ्लाई ऐश कहलाता है। तो उसमें क्या क्या परसेंटेज होते हैं, केमिकल रिक्वायरमेंट क्या है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट की, इस कोड में ये मैंने वहीं से चित्र लिया है। ये सांकेतिक चित्र है, पूरा कोड हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन आपको ज़रूर देखना चाहिए, छोटे छोटे कोड्स हैं। अगर हम बात करें IS 1077 के बारे में तो कॉमन बर्न्ट ब्रिक के बारे में है कि जो नॉर्मल ईंट है जो इस्तेमाल होती है, बर्न्ट ब्रिक यानी भट्ठे में बनाई गई, उसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए मॉडुलर साइज़ दिया हुआ है इस ब्रिक का 190, 90 और 90 mm, यानी कि लेंथ 190, विड्थ 90 और हाइट 90 mm होगी। वहीं जो आपका नॉन मॉडुलर या ट्रेडिशनल ब्रिक्स हैं वो 230, 110 और 70 mm साइज़ में आता है। ये कहाँ दिया हुआ है? ये IS 1077 में दिया हुआ है। ये किसी किताब में लिखने से नहीं आया है, किसी भी किताब में लिखा गया है तो इसी कोड से
देख करके ही रेफरेंस के तौर पे ही लिया गया है। बात कर लेते हैं IS 800 2007 की, तो ये जनरल कंस्ट्रक्शन स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में, कोई भी इस्पात संरचना निर्माण की जाती है तो वो उसके बारे में जानकारी सूचना हम IS 800 2007 से लेते हैं। ये जो ईयर रहता है कोड के आखिरी में, वो या तो निर्माण वर्ष यानी कोड जिस वर्ष में बनाया गया है वो वर्ष लिखा होता है, या तो जिस वर्ष में उसका रिवीजन किया गया, कुछ एडिशन मॉडिफिकेशन किया गया तो वो वर्ष होता है। बात करते हैं IS 1172 जो 1993 में बना, रिवीजन 2002 में हुआ। इसमें वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सैनिटेशन के बारे में जानकारी है, जिसमें एक चीज़ मैं आपसे सिर्फ कहना चाहूँगा कि जैसे जो हमारे पास जल बोर्ड है वो पानी की सप्लाई जिस रेट से करता है वो 135 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से करता है। ये जानकारी IS कोड में ही दी हुई है। अलग अलग जगहों पे जितनी पानी की आवश्यकता होती है इसमें स्पष्ट वर्णित है। इस पूरे पार्ट में हमने अलग अलग तरीके के कोड के बारे में जाना और यह जानना कि उनकी महत्ता क्या होती है। मैं समझता हूँ कि आज का यह पाठ आप सभी के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।